तो आज हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 में यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो इच्छित जीन है उसकी अपने क्लोनिंग कर ली है, उसको आइसोलेट कर लिया है और उस इच्छित जीन को टारगेट सेल में इंसर्ट करके उस टारगेट सेल में इच्छित उत्पाद प्राप्त करना। और वो टारगेट सेल बैक्टीरिया हो सकती है, इंसान हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन्ड जीन इन ए टारगेट सेल। और ये ही डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का अंतिम चरण होता है। और जब तक ये चरण नहीं होता है इसका डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अधूरी होती है। यही अपना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का मैं अगर समराइज करूँ तो वो ये है कि अपन ने देखा था कि इच्छित जीन को पहले क्लोनिंग व्हीकल के अंदर डाला जाता है। तो जहाँ पर क्लोनिंग व्हीकल का जीन और इच्छित जीन दोनों मिलके आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। उस आरडीएनए को फिर किसी परपोषी में डाला जाता है या बैक्टीरिया में डाला जाता है। वहाँ पर इसका गुणनन होता है और उस इच्छित जीन की सैकड़ों कॉपियाँ प्राप्त होती है। फिर उस इच्छित जीन को आइसोलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्कर जीन एंड रिपोर्टर जीन। फिर वो जो आइसोलेटेड जीन है उस आइसोलेटेड जीन को टारगेट सेल के अंदर प्रवेश कराया जाता है वहाँ पर इच्छित उत्पाद बनाने के लिए। अब इच्छित उत्पाद क्या होता है या इसको समराइज में अगर समझना चाहे तो ये है कि मान लीजिए मेरे में इंसुलिन बनाने का जीन काम करना बंद कर दिया है, तो किसी बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाने वाले जीन को मेरे अंदर जो जीनोम है उसमें वो जीन प्रत्यारोपित कर दिया जाए और मेरे शरीर के अंदर वो जीन अभिव्यक्त होकर इंसुलिन बनाने का काम शुरू कर दे, तो यह कहलाता है जीन एक्सप्रेशन। मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होना यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो इच्छित जीन है उनसे कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और जो ज़्यादातर इच्छित जीन है उनसे प्रोडक्ट बनाने का जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक्सपेरिमेंट खास तौर पर ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया गया है। एस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया पर किया गया है। और उसमें जो विभिन्न तरह के जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो बिल्कुल ही सफलतापूर्वक बनाए गए हैं और उसकी 100% सफलता हासिल हुई है। उसमें से सर्वप्रथम एग्जाम्पल है ई कोलाई। ई कोलाई में सर्वप्रथम एग्जाम्पल है इंसुलिन। तो डिजायर्ड जीन से इंसुलिन के अंदर बहुत ही व्यापक मात्रा में इंसुलिन बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा, ई कोलाई के अंदर ही जो क्लोन जीन है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इससे एक सोमेटोट्रोपिन नाम का पदार्थ भी बनाया जाता है जो ग्रोथ में हेल्प करता है। इसी तरह से इच्छित जीन से ई कोलाई के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं वो भी बनाया जाता है। अब इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन वो प्रोटीन होता है जिसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, या यूँ कहिए कि जब किसी जीव में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर वायरस से लड़ने के लिए एंटीजन उत्पन्न होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। उस एंटीजन से बनने वाले प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं।
और जो जीन उस इंटरफेरॉन को बनाते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ई कोलाई के अंदर उस जीन को प्रवेश करा के इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन बनाया जाता है। और उस इंटरफेरॉन प्रोटीन को जो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट एज ए वैक्सीन के रूप में दिया जाता है, तो उस स्वस्थ व्यक्ति में वायरस की या वायरस जनित बीमारियां होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। उसको कहते हैं इंटरफेरॉन। बहुत ही मार्केबल ये प्रोटीन होता है और उससे कई तरह की वायरस जनित बीमारियों में रोकथाम में मदद मिलती है। इसी तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ई कोलाई के अंदर एक खास तरह का अमीनो अम्ल जिसको लाइसिन कहते हैं, लाइसिन भी ई कोलाई के अंदर बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी तकनीक से बीटा एंडोमॉर्फिन नाम का एक पदार्थ ई कोलाई के अंदर बनाया गया है। कई तरह की वैक्सीन जैसा कि नाम सुना है आपने, वैक्सीन क्या होती है? किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने वाली दवाई होती है जिसको स्वस्थ व्यक्ति के अंदर दिया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति में उस वायरस से रोग नहीं होता है। तो कई तरह की वैक्सीन, विभिन्न तरह की वैक्सीन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाई जाती है और ई कोलाई में ये व्यापक स्तर पर बनाई जा चुकी है। इसी तकनीक की सहायता से ई कोलाई के अंदर एक महत्वपूर्ण एंजाइम यूरोकाइनेज जो हार्ट डिजीज में काम में आता है, जिसको हार्ट अटैक हो जाता है उसमें ये एंजाइम बहुत काम में आता है। तो यूरोकाइनेज एंजाइम भी इस ई कोलाई बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन का अगर नाम लिया जाए तो इसकी कई एप्लीकेशन है। इसमें से पहला है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की सहायता से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की सहायता से नीफ जीन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी होता है, उस जीन का पृथक्करण किया जा चुका है और उन पौधों में इस नीफ जीन को एक्सप्रेस कराया जा चुका है जिस पौधों में नीफ जीन नहीं पाया जाता है या जिस पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण प्रकृति में मुख्य रूप से लेग्यूमिनस प्लांट करते हैं और दो बैक्टीरिया, एक तो क्लस्ट्रोडियम जो मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, दूसरा राइजोबियम जो रूट नोड्यूल के अंदर पाया जाता है। तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए उत्तरदायी जीन होता है उसको बोलते हैं नीप जीन। उस नीप जीन को निकालकर ऐसे दूसरे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर प्रत्यारोपित किया जा चुका है और वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सफलतापूर्वक होता है। तो ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसकी बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ही उपयोगिता है। इसी तरह से मेडिसिन के क्षेत्र में
डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, वो है वैक्सीन बनाई जाती है। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी, जिससे लीवर डिजीज होती है, तो जो लीवर से संक्रमित पेशेंट है उनसे एंटीजन निकाल के उनसे वैक्सीन बनाई जाती है और उस वैक्सीन को स्वस्थ व्यक्ति के अंदर दिया जाता है, जिससे कि हेपेटाइटिस बी या सी नाम का रोग को नहीं होने देता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल तौर पर कई तरह के अमीनो अम्ल एंजाइम का उत्पादन कॉमर्शियल स्केल तक इस तकनीकी के द्वारा किया जा सकता है। तो बहुत ही उपयोगी तकनीक है ये, बहुत ही उपयोगी तकनीक है, जिसकी सहायता से कई तरह के रोगों में निदान करने के लिए सहायता मिलती है, इच्छित उत्पाद प्राप्त करने में सहायता मिलती है और विभिन्न बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो ये है कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक और एप्लीकेशन है हीमोफीलिया के जीन। हीमोफीलिया के जो जीन है वो भी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से पृथक किए जा चुके हैं, उनकी क्लोनिंग की जा चुकी है और उनसे एक एंजाइम, एक प्रोटीन नाम का प्रोटीन बनाया जा चुका है। और यह प्रोटीन क्या करता है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि रुधिर का थक्का नहीं बन पाता, रोगी में रुधिर का थक्का नहीं बन पाता, इसलिए ये प्रोटीन रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो हीमोफीलिया के रोगियों के लिए ये प्रोटीन, इस प्रोटीन के लिए उत्तरदायी जीन को आइसोलेट किया जा चुका है और उस जीन की क्लोनिंग की जा चुकी है और इससे ये 8:C नाम का प्रोटीन उत्पाद किया जा चुका है। मानव वृद्धि के लिए उत्तरदायी के हार्मोन्स भी इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए जा चुके हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही उपयोगी तकनीकी है मानव कल्याण के लिए, जीव जगत के लिए। कोई सा भी हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, दोनों के लिए बहुत ही कल्याणकारी तकनीकी है, जिससे कई तरह के इच्छित उत्पाद बनाए जाते हैं, कई तरह के रोगों में निदान, रोगों पर नियंत्रण पाने में सफलता मिलती है, कई तरह से के ऐसी दवाइयाँ बनाई जा चुकी है जिससे भविष्य में होने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न की जा सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ही संभव होती हैं।